नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास शारीरिक स्थिति पे बात करने वाले हैं जिसका जिक्र आयुर्वेद में मिलता है, जलोदर। जी, नमस्कार। हाँ, जलोदर, जिसे आजकल की भाषा में असाइटिस कहते हैं। बिल्कुल। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आयुर्वेद में जलोदर को कैसे समझाया गया है? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से जलोदर वो हालत है जब पेट के हिस्से में मतलब त्वचा और मांस के बीच में पानी जमा हो जाता है। उदक जिसे कहते हैं। पानी जमा हो जाता है जी, पेट में। जी हाँ। और इसे 8 तरह के जो उदर रोग बताए गए हैं, उनमें से एक माना जाता है। या तो अपने आप शुरू हो सकता है, जिसे स्वतंत्र कहते हैं, हम्म। या फिर किसी दूसरी बीमारी के कारण मतलब परतंत्र। अच्छा, और इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, मुख्य लक्षण हैं जैसे भूख ना लगना हम्म। या बहुत ज्यादा प्यास लगना, हम्म। पेट में दर्द रहना, कमजोरी सी महसूस होना, पेट का फूलना मतलब साइज बढ़ जाना, और पैरों में भी सूजन आ सकती है। और अगर स्थिति गंभीर हो? हाँ, अगर ज्यादा बढ़ जाए तो पेट पर नसें उभर आती हैं, नाभि बाहर की तरफ निकल जाती है, और कभी-कभी तो पेट में पानी के हिलने का एहसास भी होता है। ओ, ये तो सुनने में ही काफी गंभीर लग रहा है। तो आयुर्वेद इसके इलाज के बारे में क्या कहता है, खासकर जब पेट में पानी भर चुका हो? आयुर्वेद का नजरिया आप कह सकते हैं त्रिआयामी है। पहला है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब मतलब जिन वजहों से ये रोग हुआ है उनसे दूर रहना, उन्हें छोड़ना। दूसरा है शोधन चिकित्सा, यानी शरीर की शुद्धि। और तीसरा शमन चिकित्सा, जिसमें दवाओं से लक्षणों को शांत किया जाता है। शोधन, ये शुद्धि कैसे होती है? देखिए, शोधन चिकित्सा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रोगी में थोड़ी ताकत है, बलवान है, तो विरेचन सबसे मुख्य उपचार माना गया है। विरेचन? हाँ, मतलब जुलाब देना। इसमें कुछ खास जड़ी बूटियां हैं, जैसे त्रिवृत है, दंती है। इनका इस्तेमाल करके दस्त के जरिए शरीर से दोष और जो अतिरिक्त पानी जमा है उसे बाहर निकालते हैं। अच्छा। और साथ में पुनर्नवा या गौक्षूर जैसी मूत्रल औषधियां, मतलब डायोरेटिक्स, जो पेशाब बढ़ाती हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विरेचन नहीं कर सकते तो फिर निरूह बस्ती, यानी एक तरह का एनिमा दिया जाता है। हम्म। और एक और अहम प्रक्रिया है जिसे विसरावण विधि या कभी-कभी शस्त्रकर्म भी कहा गया है। वो है पेट से सीधे पानी निकालना। सीधे पानी निकालना कैसे? इसमें पेट में बाईं तरफ नाभि के नीचे एक खास सुई या कैन्युला से छेद करके धीरे-धीरे पानी को बाहर निकाला जाता है। अरे, ये तो काफी कुछ आधुनिक पैरासिंथेसिस जैसा लग रहा है। जी हाँ, प्रक्रिया में थोड़ी समानता तो है। हम्म। तो ये पानी निकालने के बाद क्या कुछ खास सावधानियां रखनी होती है? हाँ, बिल्कुल। पानी निकालने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान खान-पान पर दिया जाता है। शुरू में तो कई दिनों तक नमक और घी बिल्कुल बंद, सिर्फ पेय पदार्थ जैसे चावल का मांड वगैरह। बिना नमक और घी के? जी, फिर धीरे-धीरे ऊँटनी का दूध या बकरी या गाय का दूध शुरू करते हैं। कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि 6 महीने तक सिर्फ दूध पर ही रहना चाहिए। 6 महीने? हाँ, या फिर विशेष तरीके से बनी तक्र यानी छाछ का प्रयोग करना चाहिए। इसका मकसद होता है शरीर को ताकत देना और पानी को दोबारा जमा होने से रोकना। ये तो वाकई बहुत गहन उपचार लगता है, शरीर को पूरी तरह से ठीक करने पर जोर। अच्छा, और वो दूसरी चिकित्सा, शमन चिकित्सा, उसमें क्या होता है? जी, शमन चिकित्सा तब काम आती है जब या तो शोधन हो चुका है या संभव नहीं है। इसमें कई तरह की आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती हैं, जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी है, पुनर्नवादी मंडूर है, पुनर्नवादी क्वाथ, गोमूत्र का भी प्रयोग होता है, दशमूलारिष्ट। ये दवाएं लक्षणों को कम करती हैं और सबसे जरूरी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उसे सुधारती हैं। अग्नि यानी पाचन। बिल्कुल। एक और चिकित्सा है पिपली वर्धमान रसायन, जिसमें पिपली की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। वो भी काफी फायदेमंद मानी जाती है। हम्म। और इन सब के साथ सबसे जरूरी चीज है पथ्य अपथ्य का पालन, मतलब क्या खाना है और क्या नहीं खाना। हाँ, ये तो आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या खाना चाहिए? हल्का खाना, जैसे पुराने चावल, जौ, मूंग की दाल, परवल, लहसुन का प्रयोग, छाछ, ये सब फायदेमंद है। और क्या नहीं खाना चाहिए? भारी खाना, मतलब जो पचने में मुश्किल हो, नया अनाज, मांस, दही, नमक ज्यादा खाना, पानी बहुत ज्यादा पीना और दिन के वक्त सोना, इन सबको हानिकारक माना गया है। अच्छा, तो क्या इसका आधुनिक चिकित्सा के सिद्धांतों से भी कोई मेल है? हाँ, स्रोत में इसका भी जिक्र है। आधुनिक चिकित्सा में भी कारण का इलाज करना, नमक कम खाना, डायोरेटिक्स देना और जरूरत पड़ने पर पेट से पानी निकालना, जिसे एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस कहते हैं। हाँ, पैरासिंथेसिस। जी,
तो ये चीजें काफी हद तक आयुर्वेदिक सिद्धांतों से मिलती जुलती हैं, जैसे निदान परिवर्जन, मूत्रल दवाओं का प्रयोग और विश्रावण विधि। तो संक्षेप में कहें तो आयुर्वेद जलोदर को सिर्फ एक जगह पानी जमा होने की समस्या नहीं, बल्कि पूरे शरीर के संतुलन से जोड़कर देखता है। बिल्कुल सही। और इलाज में भी शरीर की सफाई, पाचन शक्ति, खान पान, जीवन शैली, इन सब पर बराबर ध्यान दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति के लिए उपचार अलग हो सकता है। ये रोगी की प्रकृति और रोग कितना गंभीर है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना ही सबसे अच्छा है। सही कहा। चाहे आयुर्वेद हो या आधुनिक विज्ञान, लक्ष्य तो एक ही है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। जी बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या जलोदर जैसी जटिल और गंभीर बीमारियों के प्रबंध में पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की पद्धतियों को अगर मिला दिया जाए, तो क्या कोई और बेहतर रास्ता निकल सकता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।